दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल। कथा कहानी में आज जो है अपनी रचना, व्यंग रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। रचना का नाम है गिल्लू भैया का राष्ट्र चिंतन। गिल्लू भैया का राष्ट्र चिंतन। कोरोना संकट में अजब गजब हालात बन गए हैं। किसी को स्वच्छ साफ नीला आसमान लुभा रहा है, वह इसे देखकर गा रहा है, ये नीला आसमान। किसी को शराब के दुकानों के बाहर पंक्तिबद्ध होकर खड़े लोग लुभा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में जान डालने वाले इन देवदूतों पर कोई फूल बरसा रहा है तो कोई गीत गा रहा है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। या थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, सही भी है, थोड़ी सी तो पीनी ही पड़ेगी। जब पेट्रोल डीजल पर दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाएं तो थोड़ी तो पीनी पड़ेगी। वह भी तब जबकि कमाई के मामले में, आय के मामले में दुनिया के मुकाबले हमारी इनकम भले ही चवन्नी है, लेकिन पेट्रोल डीजल पर टैक्स हम उनसे 69% ज़्यादा चुका रहे हैं। लगभग 70% टैक्स हम पेट्रोल डीजल पर चुका रहे हैं। तो थोड़ी पीनी तो बनती है। ऐसे में कुछ को पीना तो पड़ेगा। यह गाते हुए कि मैं पीता नहीं गम भुलाने के लिए, मैं पीता नहीं गम भुलाने के लिए। मेरे मुंह से यह निकला ही था कि गिल्लू भैया बोल पड़े। गिल्लू भैया सुबह ही सुबह आ गए थे हमसे मिलने के लिए और बड़े मूड में लग रहे थे। और चर्चा में जब मैंने उनको ये कुछ पंक्तियाँ अपनी कही तो आगे उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और वो बोल पड़े, पूरे रौ में बोल पड़े, तरन्नुम में थे एकदम। सुनिएगा। नहीं भैया, ये पीते हैं गर्व करने के लिए, गर्व करने की चेतना को विकसित करने के लिए कि ये अर्थव्यवस्था के ध्वजवाहक हैं, कर्णधार हैं। दारू पीकर सरकारी खजाने को भर रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर ज़्यादा दाम देकर ये सरकारी खजाने को भर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, सरकार को मजबूत कर रहे हैं, यानी राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। ये इनकी राष्ट्रभक्ति है, ये इनकी देशभक्ति है। ये हमें याद रखना चाहिए। अब पीएम केयर्स में दान भले न दे पाएं, लेकिन शराब तो पी ही सकते हैं देश के लिए। इतने तो देशभक्त हैं ही। मैंने कहा तो गिल्लू भैया बोले, नहीं नहीं, होना ही पड़ेगा। देशभक्ति साबित करनी ही है तो पीना ही पड़ेगा। देशभक्ति साबित करनी है तो पीना ही पड़ेगा भैया। पिएंगे तभी तो फीलिंग आएगी, सच्चे देशभक्त वाली फीलिंग। कर्णधार होने की और एक बार जब ये भावना गोबर भरे दिमाग में घर कर गई ना, तो समझ लीजिए कि गर्भोक्ति का पेड़ फल फूल कर ही दम लेगा, लहलहा जाएगा एकदम। उसे दिमागी गोबर से इतनी खुराक मिलेगी कि नंगे पांव कई मील पैदल चलने वाले गद्दार नजर आएंगे। बेवकूफ घर जाने की जिद में अपनी जान गंवा रहे हैं और देश की छवि खराब कर रहे हैं। गिल्लू भैया की देशभक्ति एकदम सिर पर नाच रही थी उनके, जो एकदम साफ दिखाई दे रही थी। इतना भी नहीं समझते, वो बोलना जारी रखे, इतना भी नहीं समझते कि देश के लिए
भूखों मरना पड़ता है। भूख नहीं सह सकते तो दारू पीते। दारू के पैसे नहीं थे तो जो पैसे वालों ने पी कर बोतलें फेंकते उसी को सूंघते। नशा तो उससे भी होता है, आखिर गंध सुगंध तो आती ही है। उसको सूंघते और झूमते, गर्व करते कि देश के लिए नाच रहे हैं, लेकिन नहीं, भाग रहे हैं। भागने वाले कायर होते हैं भैया। हाँ, ठीक कह रहे हो गुल्लू भैया, हमने भी हाँ में हाँ मिलाई। और वो आगे जारी रहे पूरी रो में, पूरी तरन्नुम में, लेकिन नहीं, निकल पड़े हैं गांव जाने के लिए। अब परेशान हैं, भूख से बेहाल हैं, कुछ मर भी जा रहे हैं, मगर क्या कर सकते हैं। हमें तो देश की चिंता है, इसलिए पी रहे हैं, जमकर पी रहे हैं, जाम से जाम टकरा रहे हैं। गिल्लू भैया पूरी रो में थे, लगता है सुबह सुबह ही चढ़ा लिए थे, शायद गोमूत्र ही पी लिए थे, और बके जा रहे हैं, बके ही जा रहे हैं नॉन स्टॉप। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके इस राष्ट्र चिंतन में व्यवधान डाल सकूं। तो वो बोल रहे हैं, कहने लगे, देखा भैया, कुछ बेवकूफ़ कह रहे हैं कि डॉक्टरों के सम्मान में फूल नहीं बरसाना चाहिए था, बैंड भी नहीं बजाना चाहिए था। अब इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए। डॉक्टर बिना जरूरी सुरक्षा उपकरण के कोरोना महामारी जैसे मरीजों का उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। अब उनका सम्मान करना तो बनता है। यह और बात है कि मरीज को बैंड की धुन से थोड़ी दिक्कत हो ही होगी, खराब भी लगा होगा, आखिर बीमार हैं। लेकिन अब उनके लिए, अब इन योद्धाओं को जो अपनी जान जोखिम में डाल के उनका इलाज कर रहे हैं, अब उनके सम्मान में अगर बैंड बजाया जा रहा है तो इसमें गलत नहीं है, सही है। और मरीजों को इसमें आनंद लेना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए उनको, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन नहीं, कुछ बेवकूफ़ समझते ही नहीं है। यह और बात है कि मरीज भी नहीं समझे, उनको धुन खराब लगी ही होगी। कुछ मरीजों को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन हम निहत्थे जंग लड़ने वाले सिपाहियों का सम्मान तो करेंगे। आखिर उन्हें हथियार नहीं दे सकते, सम्मान तो दे ही सकते हैं। फिर सेना को भी तो अपनी उपयोगिता साबित करनी है। बैंड बनाया गया है तो बजाया भी जाना चाहिए, और बनाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो होना ही चाहिए भैया। अब जो बीमार हुए हैं उसे खराब तो लगेगा, लेकिन उसकी खुशी के लिए कोरोना योद्धाओं की खुशी तो नहीं भुलाई जा सकती ना भैया। इसलिए बजाया गया बैंड और बरसाया गया फूल। इसमें गलत क्या है? मैं पूछता हूँ, गलत क्या है? उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैं चुप ही रहा। वह आगे जारी रहे, देखिए भैया, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, किसी की भी कोई मदद नहीं कर रही है। अब ये आरोप भी बिल्कुल गलत है, एकदम निराधार है। आरोप लगाने वाले एकदम बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल फेक न्यूज़ चला रहे हैं सब। हम समझते हैं आपको। अब देखिए, गिल्लू भैया बोले, हम आपको समझाते हैं आपको। अब देखिए, तालाबंदी के दौरान यानी लॉकडाउन के दौरान कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निकाल दिया। कईयों ने वेतन भी नहीं दिया, कईयों ने आधा दिया, कईयों ने ये प्रतिशत दिया, वो प्रतिशत दिया, तो खूब कटाई की। अब सरकार ने किसी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं की ना, तो ये मदद नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि की जा सकती थी। कानून बनाकर उन्हें जेल में डाल सकती थी सरकार। जिन्होंने संकट की इस घड़ी में
अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी। आखिर आपदा काल है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन नहीं, सरकार ने उनकी मदद की। तो ये नहीं कह सकते कि किसी की मदद नहीं की, किसी की तो की, और उनकी की जो अर्थव्यवस्था के कर्णधार हैं। इस तरह कितनी कंपनी मालिकों की मदद सरकार ने की, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं भैया कि बेरोजगारी दर 27% हो गई है। 27% इस तालाबंदी के कारण। इसका मतलब है कि खूब लोग बेरोजगार हुए हैं, लेकिन जिसने भी नौकरी छीनी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। एक केस तक कहीं दर्ज नहीं हुआ, सरकार ने चूं तक नहीं की है कहीं भी। और क्यों करती? अब यह मदद नहीं हुई क्या? आप ही बताइए। सरकार केस दर्ज भी नहीं कर सकती, क्योंकि कल को यही कंपनी मालिक लोगों को रोजगार देंगे, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, विकास होगा देश का। इस तरह ये देश के कर्णधार हैं कि नहीं, और इनकी मदद की गई, इनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। देशभक्तों के खिलाफ केस कैसे दर्ज किया जा सकता है? फिर कल को अर्थव्यवस्था को कौन संभालेगा, कौन चलाएगा इस देश को? अब सरकार इनकी मदद आर्थिक पैकेज देकर करेगी। कर्मचारियों का क्या है? फिर आ जाएंगे, अभी घर जा रहे हैं, आ जाएंगे, कंपनी चलेगी, फैक्ट्री चलेगी, फिर काम पर आएंगे, रख लिए जाएंगे, फिर रखे जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो रोबोट बना लिए जाएंगे, रोबोट से काम चलाया जाएगा। एक कर्मचारी गया, 4 आएगा, लेकिन कंपनी मालिक तो नहीं आएगा ना। कंपनी कितनी मुश्किल से खड़ी की जाती है, आप जानते ही हैं। तो इस तरह सरकार ने मदद तो की, ये आरोप गलत नहीं है, ये आरोप बिल्कुल गलत है कि सरकार ने किसी की मदद नहीं की। गिल्लू भैया बोले कर्मचारी तो दारू पिए और गर्व करें कि वह अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काम आए। उन्होंने सरकार से मदद नहीं लेकर सरकारी खजाने पर बोझ नहीं डाला। अब यही पैसा आर्थिक पैकेज के रूप में दिया जाएगा कारोबारियों को, ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से चले। जब यह पहिया चलेगा तभी फिर से सभी को रोजगार मिलेगा। गिल्लू भैया ने अपनी बात खत्म की, यह कहते हुए इसलिए यह सब जरूरी था। वह चुप हुए तो मैंने पूछ लिया, चलते चलते जज साहब क्या बोल गए गिल्लू भैया? इस तरह सच नहीं बोलना चाहिए था उनको। गिल्लू भैया फिर शुरू हो गए, चलते चलते जज साहब भी गलत बोल गए। विदाई पार्टी में भला कोई ऐसा बोलता है? भविष्य निधि से हाथ धो लिया इन्होंने। समझदारी दिखाते तो 2 महीने बाद किसी पद पर राजा के मुकुट की तरह सुशोभित होते, लेकिन नहीं, यह बात इनकी समझ में आई ही नहीं। जो समझे वह आराम से बैठे हैं आलीशान बंगलों में, जो नहीं समझे उन्हें पेंशन के भी लाले पड़े हैं। तो यह समझदारी है जरूरी, लेकिन ये साहब नहीं समझे। और यह समझ तभी आएगी जब हमारे जैसे गोबर गणेश की संगत करेंगे। इतना कहकर गिल्लू भैया गर्व से तन गए, बिल्कुल धनुष की प्रशंसा की तरह। आप लोगों ने रामायण सीरियल में देखा होगा, रावण युद्ध के मैदान में आता था तो जो है धनुष की प्रशंसा चढ़ा के वो टंकार भरता था, एकदम धनुष तन जाती थी। उसी तरह अपने गिल्लू भैया तन गए, खुद को ही गोबर गणेश बोल के एकदम गर्वोक्ति से भर गए। लगे बोलने, गोबर में बहुत ताकत होती है भैया, दिमाग को एकदम उर्वर कर देता है। फिर आदमी की नौकरी चली जाए, जेब में पैसा हो ना हो, खाना मिले ना मिले, वह मगन रहता है, अपनी धुन में रहता है। कहा है कि उसे देशभक्ति का नशा चढ़ जाता है, फिर हर कष्ट उसे फूल ही लगता है। लेकिन यह सब तभी हो सकता है जब दिमाग में गोबरवा भरा हो। गिल्लू भैया यह कहकर सोफे पर ढेर हो गए,
शायद वो बोलते बोलते थक गए थे, उनकी ऊर्जा क्षीण हो गई थी, या वो नशे में थे, या वो गोमूत्र पान अधिक कर लिए थे। मैं कह नहीं सकता, मेरी कुछ समझ में भी नहीं आया। और मैं जो है चाय उठकर चाय बनाने के लिए चला गया, और उससे पहले एक गिलास पानी टेबल पर लाकर रख दिया, यह सोच करके कि गिल्लू भैया को होश आएगा तो पानी पी लेंगे और थोड़ा ताजगी महसूस करेंगे, कुछ ऊर्जा भी इससे उनके अंदर आ जाएगी। जब तक मैं चाय बनाकर 2 कप में डालकर लाया, तब तक गिल्लू भैया होश में आ चुके थे, पानी भी पी चुके थे। मैंने उनसे कहा, चाय पियोगे? बोले, हाँ क्यों नहीं। ऐसा क्यों पूछ रहे हो भैया? मैंने कहा, नहीं नहीं, वो ऐसे है कि सोचा राष्ट्र पर इतना ज्ञान बघारा है आपने, तो शायद अ, गोबर स्नान के बाद गोमूत्र पान करें, उसके बाद चाय शाय कुछ पिए। अरे जे तो भैया आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब आप बनाकर लाए हो तो पी लेते हैं। वो कहा है कि आपका अपमान नहीं कर सकते ना, चाय न पीकर। आखिर आपने इतनी मेहनत करके बनाया है, और वैसे भी हम मेहनत करने वालों का बहुत सम्मान करते हैं। गिल्लू भैया ने भावुकता में कहा। इससे पहले कि वह और भावुक होते, मैंने यह कहकर पिंड छुड़ाया कि आपका राष्ट्र चिंतन महान है गिल्लू भैया, और आप उससे भी बड़े वाले महान हैं। कुछ हो न हो, लेकिन आपकी प्रतिमा जरूर बनेगी, खूब ऊंची और खूब भव्य, लोग दूर दूर से देखते आएंगे। इतना कह के मैं चुप हो गया, और गुल्लू भैया गर्व से उठे और चले गए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्यंग रचना पसंद आएगी, और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।